उस उन लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं कि वो आकाश में पढ़ चुके हैं, वो फिटजी में पढ़ चुके हैं, वो बहुत सारे एलन में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट में ये पढ़ चुके हैं। फिर भी एक दो महीने की ये, एक दो महीने क्या मतलब एक दो साल की ये फीस दे चुका है यहाँ पे। फिर इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आते हैं कि सर आप मुझे पढ़ा दो, वो वाला तो कर रहे हैं, प्रिपरेशन चलने दो, बस आप मुझे बोर्ड की तैयारी अच्छे से करा दो। कि इन सबों के लिए मैं यही बोलता हूँ कि भैया बोर्ड और जॉइंट ऐसे कोई अलग चीज़ नहीं है, ये अब बिजनेसमैन की तरह बनाया गया कुछ गिमिक है, ठीक है। अगर एक ही किताब को आप पकड़ के एकदम अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, तो ऐसे ही आप शाइन कर जाओगे, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो ऐसे, कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है ये, ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हो? पिछले दो वीडियो में मैं खुद सामने नहीं आया था क्योंकि इश्यूज थे कुछ, तो अभी तो वो इश्यूज सॉल्व हो गए। तो आज से मैं स्टार्ट करूँगा कि मैं अपना जो फेस, वो भी जो स्क्रीन है उसके नीचे लगाने की मैं कोशिश करूँगा। तो देखो एक्चुअली पिछले जो वीडियोस थे, पिछले वीडियोस में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुका हूँ। तो उसमें क्या डिसाइड हुआ था कि हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, और दूसरे पार्ट में हम कूलम लॉ तक आए थे, मतलब नॉर्मल फॉर्म, कूलम लॉ के नॉर्मल फॉर्म तक आए थे। तो इस बार क्या करेंगे कि इस बार हम जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। और इसमें क्या करेंगे, इसमें वेक्टर फॉर्म्स एंड अदर्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो पिछले दो वीडियोज़ हैं वो आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं आई बटन में आपकी लिंक दे दूँगा, आप जाके एक बार देख लेना कि कैसा है नहीं है। अगर अच्छे लगे तो एक बार कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब चाहो तो कर सकते हो, चाहो नहीं भी कर सकते हो, वो आपके मर्जी पर डिपेंडेंट है। पर मैं ये होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा ये, क्योंकि ये मैं सीरीज़ बहुत आ, समय के बाद और समय निकल के कर रहा हूँ। कि अभी 2:30 बजे, ठीक है, अभी रात के 2:30 बजे, अभी फ्री हूँ, अभी करने बैठा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। और मेरा नाम है शुभंकर चक्रवर्ती, आई एम वेलकमिंग यू टू एडू स्पेक्ट्रम, माई टीचिंग चैनल। मेरा और भी एक चैनल है, जो मुझे जानते हैं उसको तो वो जानते ही है। और मेरा और भी एक चैनल है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहो तो भी जाके, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है एक्चुअली, उसको आप देख सकते हो। तो ठीक है, बहुत अनप शनप बातें हो गई, तो अभी शुरू करते हैं। लेट्स गेट इन द टॉपिक। तो ये है एक्चुअली हमारा टॉपिक आज की, कि हमने पहले पढ़ा था क्या कि द फार्मूला ऑफ द कूलम्ब लॉ, कि फोर्स, जो फोर्स होता है वो एट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी आप बोल सकते हो, दोनों हो सकता है। तो क्या होता है कि K इंटू Q1 जो होता है कि अपना फर्स्ट चार्ज इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हो गया अपना चार्ज वाला क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल जो आपका क्या है कि इक्वेशन है। इसमें क्या एक्चुअली जो साइज है वो कितना, देखो कि यहाँ पे जो पार्टिकल है ये Q1 है, और यहाँ पे जो पार्टिकल है ये Q2 है। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये मैं डॉट लगाया ना, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास आप एक लाइन कनेक्ट करोगे, और उसका डिस्टेंस अगर R होगा, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस अगर R होगा, तो आपका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या है कि फोर्स बिटवीन दिस पार्टिकल्स, दे कैन बी एट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इज इक्वल टू के, जो है कुछ के का बात हम आगे करेंगे, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। एक्चुअली परमिटिविटी आप बोल सकते हो, पर आप कांस्टेंट समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोर्शन है, मतलब फॉर्मूला है, उसमें कांस्टेंट टर्म हम पकड़ लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो Q इंटू Q1 फर्स्ट चार्ज इंटू Q2 सेकेंड चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब ये जो टर्म है इसका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ये गया था आपका नॉर्मल, मतलब नॉर्मल, अगर पहले वैल्यू निकालना है तो इससे आप निकाल सकते हो।
ठीक है। तो इसके बाद किताब है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं रेफरेंस लेके पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको भी जानना पड़ेगा कि कहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मार्क कर सकते हो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पहले क्या बताया गया कि परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक स्पेस क्या है, ये भी मैं पहले पिछली वीडियो में बोल चुका था कि 8.854 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। मतलब के का जो वैल्यू होता है एक्चुअली क्या होता है 1/4πε0। ठीक है, पहले बोल चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में, अगर आप पिछले वीडियो देखे होगे तो ये आप देख सकते हो आप, और डिटेल में मतलब डिस्कशन भी क्या हुआ होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू है 8.854, मतलब पूरा नहीं, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.854 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ठीक है, तो ये हो गया क्या परमिटिविटी। तो इसको अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 भी हम लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है इसको हम 9 लिखते हैं, क्योंकि आसानी होता है ना कैलकुलेशन करने में, तो इस जगह 8 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा ऐसा यूनिट यही ऐसा यूनिट है इसका। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्या, ये जो वेक्टर फॉर्म है, मतलब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो कूलम्ब लॉ है, इस कूलम्ब लॉ को हम वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा वेक्टर क्या है, वेक्टर एक्चुअली एक क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी में आप बता सकते हो कि जिसका वैल्यू तो है ही, तो इसके बाद इसका एक डायरेक्शन भी है कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब किस दिशा में ये जा रहा है। ठीक है, तो उसका एक वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्शन डिस्कशन करने के लिए ये वेक्टर फॉर्म जरूरी है। अच्छा वेक्टर अगर आपको पता नहीं है, अगर वेक्टर आपको पता तो सबको होगा, 12 में आए हो तो 11 पढ़ के आए हो शायद, हाँ तो वेक्टर सबको पता है। अब फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है वेक्टर में या फिर 11 की कोई भी चैप्टर में, तो आप मुझे बताओ, मैं साइमल्टेनियसली वो वीडियो भी आपके चैनल में ला दूँगा। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अच्छा ये मैं एक बार कोशिश करके निकाल देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं है अभी। चलो निकाल दिया। हाँ अब देखो वेक्टर फॉर्म कैसे हम डिफाइन करते हैं, एक्चुअली कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक चार्ज है जो है Q1, शायद पकड़ लो Q1, और यहाँ पे भी एक चार्ज है जो है Q2। ठीक है, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास, ये बात आप बार बार ध्यान से याद रखना कि चार्ज ऐसे पेरिफेरल में कनेक्ट नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास कनेक्ट होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास 8, ये हो गया आपका चार्ज। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। अच्छा उसके बाद क्या है कि अगर आप बताओगे कि अगर समझो रिपल्शन लग रहा है, ठीक है, ये चार्ज भी प्लस है और माइनस है, और ये चार्ज भी सेम चार्ज है, मतलब दो सेम काइंड ऑफ चार्ज। तो अगर सेम काइंड ऑफ चार्ज है तो दोनों में रिपल्शन लगेगा, तो ये एक बाहर की तरफ आपका चार्ज मतलब फोर्स का डायरेक्शन होगा, और ये कि बाहर की तरफ की फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्योंकि रिपल्शन फोर्स है, थोड़ी ना सामने से मिलेगा, तो रिपल्शन ही होगा। देखो क्या बोलते हैं कि इसको हम कैसे मतलब नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखो फोर्स ऑन टू बाई 1, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1, इसको हम लिखते हैं ऐसे, फोर्स ऑन टू बाई 1, मतलब ऑन वाला पोर्शन पहले, 1 वाला पोर्शन बाद में। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, वेक्टर की बताया तो वेक्टर में आपको लाइन खींचना पड़ता है। और इसमें क्या करेंगे कि ये चार्ज 1 है, तो फोर्स ऑन 1 बाई 2, ये आप ऐसे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मतलब रिपल्शन होगा, मतलब अगर समझो कि ये तो अब क्या हो गया, मतलब फोर्स ऑन 1 बाई 2 और फोर्स ऑन, सॉरी स्क्रॉल हो गया गलती से, अब ठीक है, तो ये हो गया क्या, मतलब रिपल्शन और मतलब फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है उसका आप नोमेनक्लेचर कर चुके हैं। अब देखो कि रेडियस सॉरी, मतलब जो बीच वाला डिस्टेंस है, ये बीच वाला डिस्टेंस जो कोई क्वांटिटी है, तो इसको भी हम मतलब जो वेक्टर है उसमें वेक्टर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप एक दिशा से दूसरी तरफ की लाइन ऐसे खींच दो ना, अगर लाइन आप ऐसे खींच रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि लाइन को आप
इधर से इधर खींच सकते हो या फिर इधर से इधर खींच सकते हो। तो आपकी जो की दिशा है लाइन खींचने का, यही एक्चुअली वेक्टर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि इधर से मतलब Q1 से जो वेक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। इसको हम लिखते हैं क्या, R12, R फ्रॉम 1 टुवर्ड्स 2, ठीक है। और इधर पे क्या लिख सकते हैं हम, R फ्रॉम 2 टुवर्ड्स 1, है ना, सिंपल बात। R फ्रॉम 2 टुवर्ड्स 1 एंड R फ्रॉम 1 टुवर्ड्स 2, बहुत ही सिंपल बात है। अगर कोई भी प्रॉब्लम में डाउट हो रहा है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हो। मेरा नंबर या फिर ईमेल एड्रेस सब मुझे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये पता चल गया आपको कि रेडियल वेक्टर दोनों है। ये वेक्टर R12 के हम बोलते हैं, और ये वेक्टर जो है इसको हम बोलते हैं क्या, R21, ठीक है। तो अगर हम कूलम की लॉ लगाएंगे, कूलम आप लॉ लगाए थे ना, कूलम की लॉ अगर लगाएंगे तो क्या होगा, मतलब फोर्स, पहले मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, फोर्स ऑन टू बाई वन। तो फोर्स ऑन टू बाई वन, ये जो वाला पोर्शन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं। अब थोड़ा कोशिश तो करो, मैं तो लिखूंगा ही। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू एक्चुअली इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R²। ये आप पता है आपको कि कहाँ पे कैसे आया है कैसे नहीं आया है, ये सब आपको पहले वीडियो में पता चल चुका है, और मैं तो ये इसमें भी रिकैप कर चुका हूँ। तो ये आप पता है। अब क्या है, देखो यहाँ पे वेक्टर है, तो वेक्टर का एक वैल्यू भी होता है, वेक्टर का एक डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे कि फोर्स ऑन टू बाई वन, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये वाला डायरेक्शन ना, फोर्स ऑन टू बाई वन, ये डायरेक्शन है, मतलब दिस डायरेक्शन इज फोर्स ऑन टू बाई वन, है ना। एक बार मैं रेट में दिखा देता हूँ, फोर्स ऑन टू बाई वन, ये वाला डायरेक्शन है ना। तो डायरेक्शन का है उस तरफ है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को और भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्या, देखो ये वाला डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो आर को अगर हम F21 की तरफ दिखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो इसका हम बोलते हैं R12, और डायरेक्शन बताने के लिए इसको हम बोलते हैं क्या, बताइए आपको वेक्टर पर यूज करो। तो ये हो गया क्या, फोर्स ऑन टू बाई वन, इसको हम ऐसे लिख लिए, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप F12 भी लिख सकते हो, सॉरी मैं ब्लैक में लिखता हूँ, फोर्स ऑन टू बाई वन, सॉरी फोर्स ऑन 1/2, इसको कैसे लिख सकते हो, सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। इसके साथ क्या, ये वाला फोर्स कहाँ लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, मतलब बाएं तरफ, है ना, बाएं तरफ को लग रहा है। तो बाएं तरफ का फोर्स और क्या है, देखो इधर भी है वेक्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं डॉट R21 कैप। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, है ना। कैप क्या लग रहा है, कैप का मतलब है डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें हम कैप बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्चुअल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब इसका कुछ डेरिवेशन भी है, लाइक R21, ये जो R21 ये क्या है, इसका डायरेक्शन है, और R क्या है इसका बताओ आप, ये R इसका वैल्यू है, ठीक है। एक्चुअली हिंदी में, हिंदी के मतलब हिंदी में बात करने की थोड़ी आदत नहीं है ना, बंगाली हम थोड़ा अटक जाता है, आप समझा करो, माफ़ कर देना थोड़ा। तो R21 द कैप डॉट R का वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, R की वेक्टर, मतलब वेक्टर R, ठीक है। पता है कि एक वेक्टर कैसे तैयार होता है, इसका वैल्यू और इसका डायरेक्शन, ये लेके हमको यहाँ सब क्या लिख सकते हो कि R21 ये कैप इज इक्वल टू क्या, R वेक्टर डिवाइड बाई R, है ना, सिंपल मतलब इक्वेशन। तो अब इसमें क्या लिख सकते हो, बताओ किसमें क्या लिख सकते हो, कोशिश करो कि ये टर्म को इसमें आप रिप्रेजेंट करोगे, मतलब ऐसे ऐसे आएगा, ये जाएगा, कैसे आएगा देखो,
तो क्या हो जाएगा भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाई, बाद में लिख रहे हैं उसको R12 को क्या लिख सकते हो कि ऊपर R होगा और नीचे क्या होगा, नीचे एक और R आएगा तो R स्क्वायर डॉट R है ना। तो आप क्या कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाई RQ डॉट R कैप लिख सकते हो। अब इतना देर की जो बात है ये आप थोड़ा अब कोशिश करो कि आप ये वाला जो पोर्शन है इसको आप ठीक से समझ लो, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे आप 1 2 मेंशन कर लेना, ठीक है, 1 2 आप मेंशन कर लेना। अच्छा, और एक बात क्या है, देखो यहाँ पे भी आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R21 जो टर्म है, R21 का टर्म भी ऐसे ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसको क्या लिखोगे आप डॉट R21 वेक्टर और नीचे उसका वैल्यू आ जाएगा तो R, तो सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई RQ डॉट R वेक्टर R वेक्टर नीचे 21, समझ रहे हो आप, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा सिचुएशन। तो देखो कि ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, सॉरी स्क्वायर गलत जगह पे जा रहा है, अब ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म है। तो अगर हम पूछेंगे कि ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म इक्वल है, हाँ इक्वल है, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई RQ, ये दोनों में ही इक्वल है। सिर्फ चेंज कहाँ पे, डायरेक्शन पे, मतलब ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है, इस दोनों जगह पे चेंज है। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली, इसका मतलब है कि अगर हम इसको ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम है इसको आप ध्यान से देखो कि R12 इधर है, मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, R12 इधर है, सर ब्लू पेन नहीं आ रहा है, हाँ R21 किधर है, इधर पे है। तो R12 और R21 ये दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये जो टर्म है, ये टर्म इसके ऑपोजिट है, पता है, समझ रहे हो आप कि R12 और R21 एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो ये जो पूरा टर्म है, बाकी सारे पोर्शन तो सेम है, तो पूरा टर्म एक दूसरे को ऑपोजिट हो जाएगा। तो आप इसमें क्या ले सकते हो, आप हमको कंडीशन क्या मिला कि R12 ये टर्म इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, है ना। वेक्टर को अगर माइनस में लाओगे तो उसका ऑपोजिट वेक्टर का रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसका पता होना चाहिए। ये नहीं पता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, आप पता चल गया। तो देखो किसी भी एक इक्वेशन में इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो कि R12 इज इक्वल टू R-1, तो इसमें हम कह सकते हैं, इसका हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बाई RQ इंटू माइनस ऑफ R21। अब देखो ये जो इक्वेशन आ गया आपका पास, ये और इसमें आप मतलब क्या है, मतलब इसमें आप क्या डिफरेंस कर सकते हो कि ये जो माइनस टर्म है ये आगे जाएगा, यहाँ पे एक माइनस चला आएगा, तो और बाकी पोर्शन तो सब सेम है ना, बाकी जो सारा पोर्शन है ये सब सेम हो जाएगा। तो ये क्या है आपका F21 ये पोर्शन है, और ये क्या है F12। तो आप क्या ले सकते हो F21 ये जो टर्म है इज इक्वल टू, सॉरी माइनस ऑफ F21 ये जो टर्म है इज इक्वल टू क्या है F12। क्लियरली देख सकते हो ना कि यहाँ पे माइनस आ गया और बाकी पूरा पोर्शन तो इसका सेम हो गया। जो डिफरेंस इसमें था, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में R12 और R21 का डिफरेंस है, उसको भी हम हटा लिया, कैसे, माइनस में लाके, तो हो गया आपका। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि दोनों जो फोर्स है, दोनों जो फोर्स
मतलब एक दूसरे को अपने सिस्टम में है, दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब अगर F12 इधर से इधर जा रहा है तो F21 इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। पर एक बात क्या है कि अगर हम ये दोनों, ये टर्म है, इस दोनों टर्म को हम नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्शन को हम नहीं ले रहे, तो बाकी पोर्शन देखो, ये जो पोर्शन है इसका और ये जो इसका पोर्शन है, दोनों क्या है, सेम है। मतलब क्या है कि F21 इसका जो मॉड पोर्शन है, मतलब वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो रहा है, F12 इसका है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है, इस दोनों, अगर दोनों चार्ज में समझो कि आप कोई भी चार्ज लो, एट्रैक्शन ले लो या फिर रिपल्सिव ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों अगर चार्ज है, दोनों चार्ज में क्या है कि इसका वैल्यू, मतलब दोनों चार्ज की जो इंटरफोर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, कूलम्ब लॉ की वजह से कूलम्ब का जो फोर्स है, दो फोर्स दोनों ही चार्ज को फोर्स सेम टू सेम लगेगी, ठीक है। वैल्यू, एक्चुअली वैल्यू सेम टू सेम लगेंगे, पर क्या होगा कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे की ऑपोजिट में काम करेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो बात मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों चार्ज है, समझो इधर एक चार्ज है, मेरे यहाँ पर चार्ज है, तो इस सेंटर ऑफ मास कनेक्ट है, तो दोनों का जो इंटरफोर्स है, इंटरफोर्स दोनों ही चार्ज में सेम टू सेम रहेगा। पर क्या होगा कि इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो चार्ज की, मतलब फोर्स का, ये पे जो फोर्स लग रहा है, इसका जो डायरेक्शन है उस तरफ होगा, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। इसका डायरेक्शन, अगर इसका डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन उधर होगा तो इसका इधर होगा, मतलब ऑपोजिट होगा। कोई भी एक को आप समझ लो तो दूसरा इसको ऑपोजिट लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ये टर्म डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और ये टर्म वैल्यू को बताता है कि वैल्यू आपका सेम होगा और डायरेक्शन आपका ऑपोजिट होगा। तो बस यही चीज़ किताब में भी लिखा है, देखो कि as R12 is equal to minus R12, R21 is equal to minus of R12, तो ये टर्म बताया आपको, मैं बताया अभी। और this means that the two charges exert equal and opposite force on each other, so Coulombian force obey Newton's third law of motion। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि how Newton's Coulombian force is equal to Newton's third law of motion। तब क्या करना पड़ेगा, तब आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे होता है, मतलब ये जो मैंने अभी कारनामा कर चुका हूँ इसको आप करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे से आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आपकी किताब में भी है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो, इसलिए हमारा बुक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, या फिर मेरे जो मैंने जैसे किया हो एक ही, मतलब कुछ ही ज़्यादा है, कुछ आपको लिख सकते हो, कोई बात नहीं। और दोनों बात क्या है कि एज Coulombian force act along R12 and R21, that means the along line joining the centers of two charges they are central force। मतलब ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, इसका जो जॉइनिंग पोर्शन है, ये जॉइनिंग लाइन में ये चीज़ काम करता है। इधर अगर F12 होगा तो इधर F21 होगा, ठीक है। पता चल गया कि जॉइनिंग लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास जॉइनिंग लाइन में अब ये फोर्स काम करता है, ठीक है। तो एक बात क्या है इसमें इम्पोर्टेंट बात कि रेंज ऑफ द Coulombian फोर्स, मतलब इसमें रेंज क्या है, कि Coulombian फोर्स एक्ट ओवर ओनली इनॉर्मस रेंज ऑफ द सेपरेशन, लाइक माने मतलब क्या है कि अगर आप न्यूक्लियर डायमेंशन देखोगे जिसमें होता है कि 10⁻⁻15 मीटर, ये जो डायमेंशन है, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच का डायमेंशन होता है, एंड टू मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन लाइक 10⁻18 मीटर, ठीक है। मतलब ये जो वास्ट रेंज है 10⁻15 मीटर से 10⁻18 मीटर, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10⁻15 मीटर टू 10⁻18, इतना बड़ा रेंज में ये काम करता है, ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर इज वैलिड ओवर हिज रेंज ऑफ सेपरेशन इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब क्या है कि अगर आप एक मतलब क्या बोलते हैं आपको, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अगर एफ लिख रहे हो आप, ए इक्वल टू क्या होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नॉर्मल मैं के एफ को मैं 1 पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, इसमें अगर आर समझो आप होगा 10⁻⁻10, अगर ऐसा कुछ है तो बेटा मुश्किल है, क्योंकि Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई अगर 10⁻10 का
स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा इसमें 10⁻⁻20 हो जाएगा ना, पता है। तो 10⁻⁻20 नियर अबाउट जीरो ही हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। तो इतने चार्ज में ये थोड़ा मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाता, यही बात है। तो इतना छोटा चार्ज आपको समझना, मतलब जो चार्ज फोर्स है, ये फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा, समझे। तो यही बात है, यहाँ पे मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्या है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो एक्चुअली क्या है कि जो वैक्यूम है, आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी एक बार जो पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हो, अगर आप नहीं देखे हो तो मैं आशा करता हूँ आप देखे हो, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट तो किया था आप सबको देखने के लिए। तो अगर आप नहीं देखे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो टर्म है एक्चुअली, जो न्यूक्लियर मतलब वैक्यूम में अगर ये काम करेगा तो एक हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, मैं दूसरे पेज में जा रहा हूँ। इफ ये जो टर्म मैंने पिछले वीडियो में जब बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि कैसे काम करता है नहीं करता है। तो एक बार मैं और बता रहा हूँ कि ए फिजिकल टू क्या है 1/4 पाई, अरे यार प्रैक्टिस का मामला बहुत, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R², सॉरी, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब कुछ नहीं है। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम, मतलब स्पेस में समझो, स्पेस में अगर दो पार्टिकल एक दूसरे में से है तो दोनों में जब फोर्स का हम कैलकुलेशन करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट को हम वो 9×10⁻⁻12 जो टर्म मैंने बताया था उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप समझो पानी में कर रहे हो, ग्लिसरीन में कर रहे हो, केरोसिन में कर रहे हो, बहुत अजीब गरीब जगह में ये लोग करवाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जाएगा मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर लिखूंगा कि ये तो स्पेस में है, स्पेस या वैक्यूम आप कुछ भी कर सकते हो। अगर फोर्स इन समझो वाटर, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर इनटू बाकी टर्म तो सेम रहेगा, इसका कोई मामला नहीं, ये कोई कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये अगर एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम में आपकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है कोई भी, मतलब एप्सिलॉन में वहाँ पे वाटर लिया था, वाटर नहीं है यहाँ पे, वाटर ले लो, ग्लिसरीन ले लो, कुछ भी ले लो, कोई बात नहीं, सब एप्सिलॉन, अब समझ लो एप्सिलॉन ही है, ठीक है। एप्सिलॉन वाटर, एप्सिलॉन ग्लिसरीन जो भी है, ठीक है। तो क्या है कि अगर, सॉरी यार, तो अगर मैं बात करूँगा कि अगर F1 है यहाँ पे, F1 सॉरी F जो भी है F ही है, तो अगर ये स्पेस में है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समथिंग, तो टर्म नहीं लिख रहा अभी। और अगर मैं समझे कि F वाटर में है तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर इंटू वाला टर्म। तो अगर मैं लिख सकता हूँ कि F वाटर बाई F वैक्यूम, वैक्यूम ही लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, तो क्या होगा, तो ऊपर एप्सिलॉन होगा और नीचे एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। तो ये जो टर्म है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, ठीक है। आप बात ठीक से समझो कि अगर आपको बता दिया गया है कि इसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ये है तो है, आप वही लेके, मतलब वही एप्सिलॉन लेके आप काम कर सकते हो। तो अगर बताया गया है कि आपका रिलेटिव परमिटिविटी 1.5 है, ठीक है, तो उसका मतलब है वो जो मीडियम है उसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी वैक्यूम की जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है उससे 1.5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अब वहाँ से आप 1.5 गुना मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसको लेके आप अपने काम करो, मतलब अपने फोर्स निकालो, कोई भी निकालो, ले सकते। तो ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन
आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, और डायरेक्टली कांस्टेंट भी कहीं भी बोलते हैं। तो बस यही है, यही का जानना है कि एप्सिलॉन आर डॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। ये आप चीज़ आप ध्यान से एक बार याद कर लेना। अरे ये कुत्ता इतना वॉक क्यों रहा है, भूत तो लगा क्या? डर लगता है यार, कोई बात नहीं, छोड़ो वो सब छोड़ो। यहाँ पे समझ लो ये चीज़, ठीक है। चलो तो अब बात में क्या आता है कि अच्छा के वाटर के, यार ये थोड़ा आप समझ लो कि के वाटर क्या होता है, क्या है, कुछ कुछ टर्म आप याद रख लो, तो आपकी जो नीट या जॉइन में आप एग्जाम देने जाओगे तो आपकी आसान होगा कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कूलम्ब लॉ। तो ये जो पोर्शन है एग्जाम्पल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो हर एग्जाम्पल को आप अच्छी तरीके से, अरे यार ये कुत्ता बहुत डर लग रहा है, रात में समय क्या हुआ, 3 बज गए बहन। ठीक है कोई बात नहीं, चलो ये एग्जाम्पल आप याद कर लो, ठीक है। उसके हम नेक्स्ट वाला पेज में आते हैं, ठीक है। तो जस्ट हाँ, तो अभी जो टॉपिक है उस टॉपिक का, अच्छा बीच में बहुत सारे एक्सरसाइज भी है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बाद अब एक्सरसाइज है जो 10.1 या कुछ ऐसे नाम पे दिया गया, तो वो आप ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि इस किताब में जो एक्सरसाइज है, मतलब आप अगर आपके पास टाइम है, बहुत टाइम वगैरह है आपके पास, तो कोशिश करो कि ये जो बुक है इसका जो हर एग्जाम्पल है आप सब कुछ करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप करोगे तो आपको अलग से कोई नीट वगैरह प्रिपरेशन या दूसरा कोई भी चीज़ की जो प्रिपरेशन है उसमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप मेरी बात मानो तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब नया टॉपिक जो है, नया टॉपिक नहीं मतलब सिमिलर है, कुछ टॉपिक है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसका कुछ कनेक्शन है, मतलब सिमिलरिटी भी है और डिसिमिलरिटी है, ठीक है। तो आप डिस्कशन करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सिमिलरिटी आप पकड़ लो कि इसमें सिमिलरिटी क्या है। तो व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन ग्रेविटेशनल लॉ एंड कूलम्ब फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स, लॉ नहीं। तो देख फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि दोनों जो फोर्स है, ये अगर एफ जी है, ये अगर एफ इलेक्ट्रोस्टैट पकड़ लो, इलेक्ट्रोस्टैट लिख देता हूँ, दोनों जो फोर्स है उसको क्या है इन्वर्सली आर का प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर यहाँ पे 2 बॉडी है, अगर आप ग्रेविटेशनल पर चलो तो आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे 2 बॉडी है, यहाँ पे तो चार्ज है, ठीक है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये होगा आर, सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वहाँ भी सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास, यहाँ भी सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास। अगर ये आर है तो दोनों का ही जो फोर्स है वो क्या होगा, जो बीच वाला डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर का इन्वर्स की प्रोपोर्शनल में रहेगा, ठीक है। तो ये होगा आपका फर्स्ट सिमिलरिटीज। देन क्या बोथ फोर्स है प्रोपोर्शनल टू द मास एंड चार्ज, ठीक है। अगर आप देखोगे नया नेक्स्ट क्या है कि एफ जी इस प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर ये m1 है या अगर m2 है तो प्रोपोर्शनल विथ m1 इंटू m2 होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि q1 इंटू q2 है, तो ए प्रोपोर्शनल विथ क्या होता है q1 इंटू q2 होता है आपको कि अगर ये m1 है या ये m2 है तो उसके दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके साथ ये प्रोपोर्शनल है, और वहाँ पे क्या है q1 इंटू q2, मतलब चार्ज जो है चार्ज का वैल्यू उसके साथ प्रोपोर्शनल है। तो ए प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड ए वहाँ पर भी प्रोपोर्शनल है। ऑल्दो यहाँ पे मास के बात है, यहाँ पे चार्ज की बात है, पर एक्चुअली हम टाइप के बारे में बात करें, ठीक है, कौन से टाइप में ये इक्वेशन जाते हैं, तो यही बात है इसकी। तो इसके बाद क्या है कि बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, मतलब क्या सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास, ये भी सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास, ये भी सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास, ये नेक्स्ट पॉइंट है। और दूसरा बोथ आर कंसेक्यूटिव फोर्स, दैट मींस वर्क डन अगेंस्ट दोस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, ठीक है। मतलब इसका एक्चुअली फंडा क्या है कि अगर जो ये फोर्स है, ठीक है, अगर ये फोर्स दोनों का फोर्स में आप
मतलब ये चार्ज है, ये चार्ज है, दो चार्ज अगर एक दूसरे को फोर्स दे रहा है, तो जितना भी फोर्स आप दो, जितना भी आप चले जाओ, मतलब जहाँ भी चले जाओ, ये पाथ पे इंडिपेंडेंट है। मतलब कहीं भी घूम के आप किसी भी जगह, मतलब अगर ए से आपको बी तक जाना है, ठीक है, तो अगर ए से आप सी होके आ जाओ, ए मतलब यहाँ पे मैं बोर्ड में दिखा देता हूँ आपको। अगर फोर्स, ये फोर्स ऐसे काम कर रहा है फ्रॉम Q1 चार्ज, तो ये फोर्स काम कर रहे हैं और Q2 पे आप लग रहे हो, तो अगर Q2 समझो बी पोजीशन में और ये ए पोजीशन में, तो अगर ये सी से होके बी में आता है, डी से होके बी में आता है, या फिर कोई ई से होके फिर डी में आता है, नो मैटर, ठीक है। अगर आप ग्रेविटेशनल पढ़े हो तो ये बात और भी अच्छे तरीके से आप मतलब जान सकते हो कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम तरीके से काम करता है कि अगर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन किया गया है, तो उसका पाथ कुछ भी हो पर वर्क डन सेम रहता है। सेम यह भी है कि अगर कुछ भी आप पाथ से लेके आओ इस चार्ज को, इस चार्ज के पास, या इस चार्ज से आप किसी के दूर लेके चले जाओ, कोई चेंज नहीं होता, सेम होता है कि यह पाथ इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास कनेक्टेड है, ठीक है। मैं ये जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, ये भी आप, मैं इस वीडियो के अंदर मार्च कर दूंगा, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन और कुछ बात आप देख के भी ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, ठीक है। तो वही बात कि ये जो एज बिकॉज इट इज सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास कनेक्टेड, तो आप किसी भी पास से कहीं भी आके ये फोर्स की फोर्स से, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं उस फोर्स की डायरेक्शन में आप लेके जाओ किसी भी तरीके से, या फिर फोर्स के ऑपोजिट में आप उसको लेके आओ, सेम वर्क डन इज सेम, ठीक है। इसका कुछ तो ये हो गया कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पे खत्म होता है। और डिसमिलरिटीज के ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव, मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये रिपल्शन करते हुए दिखेगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स से छत के ऊपर उठ जाऊँगा, ऐसे तो नहीं होता है। पर चार्ज में होता है कि अगर सेम काइंड ऑफ चार्ज लाइक प्लस टू प्लस है, माइनस टू माइनस है, तो क्या होता है कि रिपल्शन करता है एक दूसरे को। तो यही है डिसिमिलरिटीज, फर्स्ट डिसिमिलरिटीज। सेकेंड डिसिमिलरिटीज आपको क्या पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। कुछ भी हो जाए, मतलब स्पेस में हो, अर्थ में हो, पानी में हो, जहाँ भी हो, नेचर में डिपेंड नहीं करता है। मतलब जी जो फोर्स होता है ना, कि यहाँ पे जो चीज़ होता है, क्या होता है, ए फिजिकल टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टर्म है। तो यहाँ पे जो जी चीज़ होता है, ये जी यूनिवर्सल होता है ना, पढ़े हो आप शायद, अगर आप 11th में पढ़े हो तो आप पढ़े हो, यूनिवर्सल टर्म होता है। यहाँ पे ये कहीं भी चेंज नहीं होता। पर यहाँ पे क्या होता है कि आप ए फिजिकल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन तो आप इसमें ही बताओ कि एप्सिलॉन किसी भी मीडियम से जाके किसी भी मीडियम को आप चेंज हो जाता है। एप्सिलॉन रिलेटिव वेलोसिटी में, रिलेटिव परमिटिविटी में ये चेंज हो जाता है। बस ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले। तो मतलब ये चीज़ क्यों हो रहा है, मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा है। इसका प्रूफ है, मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देख लेना एक बार। इसको मैं हटा रहा हूँ। हटाने से पहले कुछ भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। चलो इसको हटा दिया। हाँ, अब देखो क्या है कि अगर आप समझ लो, सॉरी नहीं कर रहा, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, चाहिए। हाँ, तो क्या है कि अगर समझ लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक प्रोटॉन पकड़ लो। प्रोटॉन का भी चार्ज ई होता है, आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है तो प्रोटॉन का चार्ज ई है। तो यहाँ पे भी ई है, तो ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका चार्ज ई माइनस, मतलब माइनस ही, क्योंकि ये पता है आपको नेगेटिव चार्ज होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स जो में काम कर रहे हैं, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं कि ए फिजिकल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू माइनस ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू माइनस ऑफ ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, माइनस बाहर आ जाएगा 1/4 इंटू माइनस ऑफ ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि दिस फोर्स इज एक्ट्रैक्टिव, ठीक है, मतलब दोनों चार्ज एज बिकॉज दोनों चार्ज जबकि डिफाइंड काइंड्स ऑफ है, तो डिफाइंड काइंड्स ऑफ चार्ज एक दूसरे को एट्रैक्शन देते हैं। तो ये बात आप नोट कर लेना कि माइनस जो साइन अगर आपकी किसी भी प्रॉब्लम में आए तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये जो फोर्स इन बिटवीन काम कर रहा है ये फोर्स एक्ट्रैक्टिव है, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो कि अगर इसी दो पार्टिकल में अंदर अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, ये जो मास है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये मास ऑफ प्रोटॉन, पता है आपको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एफ जी क्या होता है, जी इंटू एम पी इंटू एम पी, और मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस। तो अगर ये टर्म और ये टर्म आप डिवाइड करो तो आपको क्या आ जाएगा, मैं वैसे लिख लूँगा यहाँ पे एफ ई बाई एफ जी। अगर ये करोगे मॉड ले लेते हो कि मैं वेक्टर वाला काम भी यहाँ पे एवर्ट करूँ कि क्या को वैल्यू दिखाना है आपको, तो क्या होगा यहाँ पे इसको हम के लिख सकते हैं, ये वाला टर्म को हम के लिख सकते हैं, तो के इंटू ई स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों तरफ से क्रॉस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा तो क्या होगा जी इंटू एम ई इंटू एम पी, है ना। देखो यहाँ पे एम पी और एम ई था वो नीचे आ जाएगा और जो आर स्क्वायर टर्म बीच में था वो क्रॉस हो जाएगा। तो अगर आपको वैल्यूज़ पता है तो आप खुद वैल्यूज़ लगा लो, या फिर किताब में यहाँ पे है, देखो यहाँ पे देखो एक किताब में आपका वैल्यूज़ लिखा है कि के का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू क्या है, एम पी का वैल्यू क्या है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर सब कुछ आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 2.27 इंटू 10⁻40 अराउंड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था आपको कि जो चीज़ है ये दोनों चीज़ अब एक दूसरे से इतना बड़ा है, और इसका कुछ मतलब कॉन्जिक्यूटिव प्रूफ्स भी है यहाँ पे, ये आप एक बार देख लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर एक बार आप गो थ्रू कर लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको आप मेरे को कॉल कर लो इस नंबर पे 7044983128, ठीक है, ये मेरा नंबर है, उसका नंबर आप मुझे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। हाँ, तो ये दोनों टॉपिक मैं आज की वीडियो में कवर कर लिया। देखो कि आप कोई बता सकते हो कि अगर मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ या बहुत छोटा छोटा वीडियो दे रहा हूँ, छोटा नहीं हो रहा है, देखो अभी यहाँ पे 42 मिनट्स हो ही गए, ठीक है। तो अब हाँ मैं कर सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा 41 मिनट्स में हाफ सिलेबस हाफ चैप्टर कवर कर सकता हूँ मैं, पर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो मैं दे रहा हूँ मेरे पास ट्यूशन तो है, वहाँ पर तो कवर करना ही पड़ता है, और ये जो वीडियोस मैं यूट्यूब में दे रहा हूँ तो इसका मेरा मेन मोटिव है कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर कुछ नहीं मालूम है उसको, अगर उसको सिर्फ जानना है, ठीक है, अगर उसको सिर्फ सीखना है कि मुझे सीखना है भाई, मुझको कुछ नहीं पता है, मैं बहुत ट्यूशन देख चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तो उन लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं कि वो आकाश में पढ़ चुके हैं, वो पृथ्वी में पढ़ चुके हैं, वो बहुत सारे एलन में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट में ये पढ़ चुके हैं, फिर भी 1-2 महीने की ये 1-2 महीने क्या मतलब 1-2 साल की ये फीस दे चुका है यहाँ पे, फिर इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आते हैं कि सर आप मुझे पढ़ा दो, वो वाला तो कर रहे हैं, प्रिपरेशन चलने दो, बस आप मुझे बोर्ड की तैयारी अच्छे से करा दो। कि इन सभी के लिए मैं यही बोलता हूँ कि भैया बोर्ड और जॉइंट ऐसे कोई अलग चीज़ नहीं है, ये बिजनेसमैन की तरह बनाया गया कुछ गिमिक है, ठीक है। अगर एक ही किताब को आप पकड़ के एकदम अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, तो ऐसे ही आप साइन कर दोगे, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, ऐसे कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तब कोशिश करो कि ये जो मैं वीडियो आप डाल रहा हूँ कि उन लोगों के तक पहुँचाने के लिए कि जिनके पास
अच्छे टीचर नहीं है या फिर किसी मुश्किल में है कि घर पे भर्ती हो चुका है पर कुछ समझ नहीं आ रहा है उन लोगों को, तो मैं उन लोगों की मान रहा हूँ कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो देखेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो एटलीस्ट 80% उसका दिमाग में आ जाएगा। 20% का मैं भी मतलब 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके मेरे लिए उतना ही मैं उन लोगों को समझाऊँ, ठीक है। इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को भी बहुत इलाबोरेट तरीके से एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम, मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी आप समझ रहे हो कि मैं परेशान ही हो रहा है, तो नंबर है, नंबर पे आप कॉल करो। और ऐसे जो बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाओ। सब्सक्राइब करना है तो कर दिया करो, आप लाइक करना करो, कमेंट में आप लिखो आपको की प्रॉब्लम्स है, आपका कौन सा सोल्यूशन होगा तो आपके लिए बेस्ट होगा। बस इतना ही, चलो आज के लिए। अच्छा, मॉर्निंग हो चुका है तो गुड मॉर्निंग गाइस, ठीक है, चलो कटा।